उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रायगढ़, जहां पर एक मेहनती किसान रहता था, उसका नाम रघु था। उसके माता पिता बचपन में ही एक आए भीषण महामारी में चल बसे थे। तब से रघु अकेले ही रहता था। रघु के पास अपना कोई भी खेत या जमीन नहीं था। गांव में तो सब जगह अकाल की परिस्थिति हो गई है। लगता नहीं कि अब इस गांव में ज्यादा दिन रुकना उचित होगा। काम के लिए पड़ोसी गांव तो जाना ही पड़ेगा। रघु काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर निकल पड़ता है। सूरज की तपिश से जमीन तवे की तरह जल रही थी। चलते चलते वह लखनपुर गांव में आ जाता है। वहां उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था। चलते चलते वह एक अमीर किसान प्रताप सेठ के पास आ पहुंचता है। सेठ जी, मैं रघु दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल की परिस्थिति हो गई है। लोगों के खेत सूखे पड़े हैं। गांव में बूंद बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। अगर मुझे आपके पास कुछ काम मिल जाएगा तो बहुत कृपा होगी बड़े भाई। अरे रे, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब लग रही है। चेहरे से थकान झलक रही है। वैसे मेरे पास एक काम तो है, पर लगता नहीं कि तुम वो कर पाओगे। सेठ जी, काम कोई भी हो, छोटा बड़ा मुश्किल आसान, मैं वो काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। देखो रघु, यहाँ काम करने वाले कई आते हैं पर टिकते बहुत कम है। मेरे पास 50 एकड़ जमीन है। तुम्हें हर रोज सुबह जल्दी उठ खेत के लिए निकलना होगा। रोज सुबह शाम खेतों में सिंचाई करना होगा। महीने के आखिर में तुम्हें इस काम के लिए 500 रुपए मिलेंगे। और हाँ, 2 वक्त का खाना भी हमारी तरफ से मुफ्त दिया जाएगा। बोलो, क्या तुम ये काम कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 एकड़ जमीन को संभालना आसान काम नहीं है। पर अब मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता, और ऊपर से सेठ जी 2 वक्त का खाना भी दे रहे हैं। ठीक है सेठ जी, मैं मेहनत से नहीं डरता। हमारे गांव में भी जब तक पानी था मैंने खेत में हल चलाया है, बैलों की जोड़ी संभाली है। बस मुझे मौका दीजिए, पर एक विनती है। हाँ बोलो रघु, क्या बात है? सेठ जी, अगर आपको समस्या ना हो तो क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ? आपका बहुत बड़ा एहसान होगा सेठ जी। मैं इस गांव में नया हूँ, मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपनी जान लगा दूंगा काम में। प्रताप सेठ थोड़ी देर तक सोचता है और रघु को ऊपर से नीचे तक देखता है। पहले तो प्रताप सेठ को रघु पे थोड़ा शक होता है। उसके बाद प्रताप सेठ रघु से बोलता है, ठीक है रघु, तुम बगल के एक कुटिया में रह सकते हो। जी धन्यवाद सेठ जी। तब से रघु बगल के कुटिया में रहकर अपना काम करने लगता है। वह रोज जल्दी उठकर सूरज निकलने से पहले खेत निकलता और खेतों में काम किया करता। और शाम होने के बाद रघु घर आया करता था और समय समय पर खेत में पानी भी डालता था। हर रोज रघु अपना काम ईमानदारी और पूरी मेहनत से करता था। प्रताप सेठ को भी रघु का काम बहुत पसंद आने लगा, क्योंकि वह अपना काम सफाई और ईमानदारी से करता था। रघु को अब लखनपुर आए 3 महीने हो चुके थे। एक दिन प्रताप सेठ रघु को बुलाकर उससे बोलता है, रघु, मैं सब देखता हूँ। तुम्हारी मेहनत से इस बार की फसल लहलहा उठी है। गेहूं का रंग देखो कितना सुनहरा है। पिछले कई सालों में ऐसा उत्पादन नहीं हुआ था और गेहूं का गुणवत्ता भी बढ़ गया है। इसलिए मैं आज से तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर पूरे 1000 रुपए कर रहा हूँ। मैं तो बस मेहनत करता हूँ, बाकी सब तो भगवान और आपकी मेहरबानी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। अरे नहीं रघु, ये कोई एहसान नहीं है। ये तुम्हारे पसीने की कमाई है। तुमने खेतों को जी जान से सींचा है, इसलिए ये खेत भी तुम्हें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं। धीरे धीरे रघु की जिंदगी संवरने लगी। रघु प्रताप सेठ के पास बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करता है। धीरे धीरे रघु के पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है, जिससे वो अपने लिए छोटा सा रहने लायक एक कुठिया बना लेता है। कब तक बेचारे सेठ जी के यहाँ रहता? वो बहुत अच्छे आदमी हैं। अब आखिरकार मुझे अपने घर में चैन से रहना चाहिए। अपनी मेहनत की रोटी अपने आंगन में खाकर अपनी छत के नीचे सोना, यही तो सपना था। सेठ जी का बहुत बड़ा उपकार है, नहीं तो आज भी मैं कहीं भटकता फिरता। तब से रघु प्रताप सेठ के खेतों में काम करने आता और 2 वक्त का खाना खाकर अपने घर सोने के लिए चला जाता था। कई साल ऐसे ही बीत जाते हैं। रघु की मेहनत के कारण उसके पास अच्छा खासा रुपया जमा हो जाता है। एक दिन रघु प्रताप सेठ से बोलता है, सेठ जी, एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ रघु, आओ बैठो, बताओ क्या बात है? चेहरा तो बहुत परेशान लग रहा है। सेठ जी,
आजकल गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है और मेरे पास कुछ रुपए भी जमा हैं जो मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, पर मुझे उन पैसों की चोरी की चिंता हो रही है। आपको तो पता है कि मैं दिन भर आपके खेत में ही काम करता हूँ और सिर्फ रात में ही घर सोने जाता हूँ, इसलिए मुझे रोज उन पैसों की चोरी की चिंता सताती है। ये बात तो सही है रघु। अब तो गांव की हवा भी बदलती जा रही है। पहले तो लोग घर का दरवाजा खुला छोड़ देते थे, फिर भी कोई हाथ नहीं लगाता था। अब तो तालों के बावजूद चैन नहीं मिलता और दिन भर तो तुम्हारा घर खाली ही रहता है, तो चोरी होने की संभावना तो जरूर है। प्रताप सेठ थोड़ी देर सोचता है और फिर रघु से कहता है, देखो रघु, ऐसे समय में तो गांव में एक ही जगह है जहां पर तुम्हारा धन सुरक्षित रह सकता है, और वो है मुखिया का घर। क्या मुखिया का घर? हाँ रघु, इस गांव के मुखिया बहुत ईमानदार और दयालु है, ऐसा मैंने कुछ लोगों से सुना है, और उनके घर पर बहुत सारे पहरेदार भी हैं, तो चोरी होने की संभावना बहुत कम है। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। अच्छा ऐसा है सेठ जी, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने तो मुखिया जी को बस 2-3 बार ही दूर से देखा है। वे तो बहुत सीधे साधे लगते हैं। अगर वे सच में इतने भरोसेमंद हैं तो शायद मेरा डर अब खत्म हो सकता है। अगले दिन रघु मुखिया जी के घर उनसे बात करने जाता है। यही है मुखिया जी का घर। सेठ जी ने कहा था कि बहुत बड़े और ईमानदार आदमी हैं। बस अब भगवान करे वो मेरी बात समझ जाए। ए रुको, ए कहाँ चले जा रहे हो? अंदर ऐसे कोई नहीं जा सकता, वहीं खड़े रहो। जी, मुझे मुखिया जी से मिलना है। मुझे उनसे एक जरूरी काम है सरकार। मुखिया जी से काम? और तुम कौन हो भाई? कभी देखा नहीं तुम्हें इधर। क्या काम है ऐसा जो सीधे मुखिया जी से करना है? पहले मुझे बताओ। मेरा नाम रघु है। मैं बगल के गांव लखनपुर से आया हूँ। यहाँ मैं प्रताप सेठ के खेतों में काम करता हूँ। सेठ जी ने ही कहा कि अगर कोई ईमानदार इंसान है तो वो मुखिया जी ही है। बस मुझे थोड़ी मदद चाहिए थी। सेठ जी का नाम लिया तुमने तो ठीक है, झूठ तो नहीं बोल रहे लगते, लेकिन मुखिया जी अभी पूजा में है। बिना इजाजत कोई अंदर नहीं जा सकता। बताओ क्या परेशानी है, मैं कह दूंगा। जी, मुझे कुछ पैसे रखवाने थे उनके पास, यही काम के लिए आया था मैं। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो। नमस्ते जमींदार जी, मैं रघु प्रताप सेठ के यहाँ काम करता हूँ। कुछ साल पहले ही मैं दूसरे गांव से यहाँ आया हूँ। अच्छा रघु, बोलो तुम्हारा क्या काम है मेरे पास? सुना है तुम प्रताप सेठ के यहाँ काम करते हो। जी, मैं सालों से प्रताप सेठ के पास काम कर रहा हूँ और मैंने कुछ रुपए भी जमा कर लिए हैं। पर बात यह है कि गांव में चोरी की समस्या बहुत बढ़ गई है, तो मुझे अपने रुपए घर में रखने से डर लग रहा है। समझ गया मैं। कितने रुपए जमा किए हैं तुमने? जमींदार जी, यही कोई 8 से 10 हजार रुपए होंगे। वाह, ये तो बड़ी रकम है। मैंने आपकी ईमानदारी के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए मैं अपनी रकम आपके पास कुछ वक्त के लिए रखने आया हूँ। हाँ रघु, तुमने बिल्कुल सही सुना है। तुम्हारी रकम मेरे पास पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। तुम अब चिंता ही छोड़ दो, मैं सब देख लूंगा। रघु अपने पैसों की थैली जमींदार को दे देता है। ये पूरे 7,000 रुपए हैं। आप चाहे तो गिन कर देख लीजिए। जमींदार जी, मैं चाहता हूँ कि सब साफ साफ हो जाए। अरे नहीं रघु, गिनने की क्या जरूरत है? तुम तो प्रताप सेठ के आदमी हो, ईमानदार और सच्चे। मुझे तुम्हारे शब्दों पर पूरा भरोसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। आपका विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है। अब तो मुझे चोरों का कोई डर नहीं है, क्योंकि मेरे पैसे अब सुरक्षित हाथों में हैं। अरे रघु, कोई बात नहीं। धन्यवाद तो मुझे बोलना चाहिए जो तुम मेरे पास आए अपने रुपए रखने के लिए। रघु अपने पैसे मुखिया को देकर अपने घर चला जाता है। हाँ रघु, तुम्हारे पैसे मेरे हाथों में ही अच्छे लगते हैं। ऐसे ही रघु ईमानदारी और मेहनत से प्रताप सेठ के यहाँ काम कर रहा था। देखते ही देखते साल ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन रघु सोचता है, अब बहुत साल हो गए जगत सेठ के यहाँ काम करते हुए। वैसे सेठ जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं, पर सोच रहा हूँ कि खुद की जमीन लेकर उस पर मेहनत करूँ, तभी मैं बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब जो मेरे पास थोड़े कुछ पैसे हैं और जो जमींदार के पास कुछ पैसे संभालने के लिए दिए हैं, वो जमा करके थोड़ी जमीन खरीद लूंगा। आज ही जमींदार से मिलने जाता हूँ और अपने रुपए मांगता हूँ। ये सोचकर रघु मुखिया जी के घर चला जाता है। मुखिया जी प्रणाम, मैं रघु। मैं अपने रुपए वापस लेने आया हूँ। आपके पास मैंने 7,000 रुपए दिए थे संभालने के लिए, वही मुझे वापस चाहिए अब। अरे भाई साहब, माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं। वैसे आप कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो? क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं रघु हूँ मुखिया जी,
प्रताप सेठ के यहाँ खेतों में काम करता हूँ। आपकी ईमानदारी देखकर ही मैंने आपको पैसे दिए थे संभालने के लिए, और आप अब ऐसी बातें कर रहे हैं। कृपया करके मेरे पैसे मुझे वापस कीजिए। अरे भाई, बहुत लोग आते हैं मेरे पास, हर कोई अपनी मेहनत की कमाई लेकर यहाँ जमा करता है। मैं किसी के साथ गलत नहीं करता, पर हाँ, सबका हिसाब किताब कागज पर लिखा होता है। तुम्हारे पास कोई रसीद, कोई गवाह, कोई कागज है क्या? नहीं मुखिया जी, मुझे लगा आपकी बात पर भरोसा किया जा सकता है। आपकी ईमानदारी का नाम तो पूरे जिले में मशहूर है, इसलिए मैंने कुछ लिखवाया नहीं, बस भरोसा किया। तो फिर मैं क्या करूं? बिना सबूत, बिना कागज मैं कैसे मान लूं कि तुमने पैसे रखे थे मेरे पास? कहीं तुम मेरे नाम का गलत फायदा उठाकर रुपए हड़पने आए हो? नहीं मुखिया जी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कृपया करके मेरे रुपए मुझे दे दीजिए। बड़ी मेहनत से मैंने वो पैसे जमा किए थे, मुझ पर ऐसा अन्याय ना करें। अरे क्या ये झूठ मूठ का रोना धोना लगाया है? लगता है तुम ढोंगी हो और मेरी ईमानदारी और भोलेपन का फायदा उठाकर मुझसे ये रुपए लेने आए हो। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। जमींदार अपने आदमियों को बुलाकर रघु की पिटाई करने को कहता है। इसे तब तक मारो जब तक ये बेहोश ना हो जाए। इस 2 कौड़ी के आदमी ने मेरी ईमानदारी पर सवाल उठाया है, इसे छोड़ना मत। मुखिया के आदमी रघु को डंडे से खूब मारते हैं। फिर रघु दुखी होकर अपने घर चला जाता है। रघु के शरीर पर घाव के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। 2 दिन से रघु घाव के दर्द के कारण प्रताप सेठ के घर काम के लिए नहीं जा पाता है। इसलिए अगले दिन प्रताप सेठ रघु के पास आ जाते हैं। वह देखते हैं कि रघु खाट पर सो रहा है और वह बड़ा ही चिंता में नजर आ रहा है। अरे रघु, ये क्या हाल बना रखा है तूने? 2 दिन से खेत नहीं आया, मैं खुद देखने आ गया। बता, किसने ऐसा हाल किया तेरा? सेठ जी, सब खत्म हो गया। मेरी मेहनत, मेरी पूंजी सब चला गया। मैंने मुखिया जी पर भरोसा किया और उन्होंने मुझसे सब छीन लिया। जिस मुखिया के पास पिछले साल मैंने अपने पैसे संभालने को दिए थे, वो आज मुझे पैसे वापस नहीं करना चाहता। वो बहुत लालची इंसान है। वो लोगों को ठग रहा है, और जब मैंने बाद में गिड़गिड़ाना शुरू किया तो उसने डंडे से मार मार कर मेरी पिटाई करवा दी और मुझे वहां से धक्के मारकर निकाल दिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही गंभीर विषय है। मैंने तो मुखिया के बारे में अच्छा ही सुना था, पर मुझे भी नहीं पता था कि वो इंसान इतना गिरा हुआ है। तभी मैं सोचूं, हर साल उसकी संपत्ति इतनी ज्यादा कैसे बढ़ रही है। मुझे माफ कर दो रघु, मैंने ही तुम्हें मुखिया के पास जाने को बोला था। गलती तो मेरी भी है। नहीं सेठ जी, आप तो मेरा अच्छा ही सोच रहे थे। ये तो उस मुखिया का लालच है। अब तो सब खत्म हो गया। वो पैसे मेरे खून पसीने की कमाई थे। मुझे नहीं लगता अब वो लालची मुखिया मुझे कुछ लौटाएगा। लघु, हिम्मत मत हारो। मैंने एक तरकीब सोची है, जिससे हम उसी मुखिया से तेरे पैसे निकलवा लेंगे, वो भी उसी के मुंह से। सच सेठ जी? कैसी तरकीब, बताइए ना। मैं जो कहेंगे वही करूंगा। प्रताप सेठ रघु को सारी तरकीब बताता है। लेकिन सेठ जी, अगर वो कुछ समझ गया तो कहीं उल्टा मुझ पर और मुसीबत न डाल दे। डर मत रघु, लालची आदमी हमेशा अपनी गलती खुद उजागर कर देता है। बस भगवान से प्रार्थना करो कि वो अपने असली रूप में सामने आए। अब वक्त है उसे आईना दिखाने का। हे ऊपर वाले, अगर मैं सच में सच्चा हूँ तो इस बार मेरे साथ न्याय जरूर करना। मेरी मेहनत की कमाई मुझे लौटा देना और उस मुखिया को उसकी करनी का फल दिखा देना। अगले दिन प्रताप सेठ बहुत सारे पैसों को एक बैग में भरकर खुद मुखिया के घर जाता है। अरे प्रताप सेठ, आज आप खुद यहाँ? बोलो भाई, इस गरीब के घर कैसे आना हुआ? हमारा तो ये सौभाग्य है कि आप जैसे धनी आदमी के चरण हमारे घर में लगे हैं। नमस्ते मुखिया जी। अरे मुखिया जी, आप तो मुझे अब लज्जित कर रहे हैं। वैसे मैं कुछ महीनों के लिए दूसरे राज्य में व्यापार करने जा रहा हूँ। मैं ये लगभग 7 लाख रुपए लाया हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये चोरी ना हो जाए। क्या आप मेरे सारे पैसे अपने पास संभाल कर रख सकते हैं? आपके सिवाय इस गांव में और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। अरे सेठ जी, आपने बिल्कुल सही सोचा। मेरे यहाँ आपके रुपए सुरक्षित रहेंगे, बिल्कुल सुरक्षित। आप निश्चित होकर व्यापार करने जा सकते हैं। इस बार तो बड़ी मछली हाथ लगी है। बार बार ऐसा मौका नहीं मिलता। भारी माल हाथ में लगने वाला है। तभी वहां पर रघु आ जाता है। अरे रघु, अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं तुम्हारे पास ही आने वाला था।
माफ कर देना, उस दिन मुझे तुम्हें पहचानने में गलती हुई थी। इतने सारे लोग आते हैं मेरे पास, थोड़ी उलझन हो जाती है। पर मैं कहते हैं ना, अपने शब्द का बड़ा पक्का हूं। रुको रुको, मैं तुम्हारे सारे पैसे अभी तुम्हें लौटा देता हूं। रे रघु, तुम भी जमींदार जी के पास अपना रुपए रखे थे क्या? मतलब मैं मुखिया जी के बारे में लोगों से सुना था। ओ, सब सही है कि मुखिया जी बहुत ईमानदार आदमी हैं। हाँ सेठ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। मुखिया जी जैसे लोग अब इस जमाने में बहुत कम हैं। इनके जैसा सच्चा, सीधा और भरोसेमंद आदमी पूरे इलाके में कोई नहीं। जब मैंने पहली बार इनसे मुलाकात की थी, तभी इनके चेहरे पर सच्चाई साफ दिखाई दी थी। सेठ जी, आप निश्चिंत होकर अपने पैसे इनको सौंप दीजिए। इनके पास जो भी चीज़ जाती है वो सुरक्षित रहती है। आपका रुपया तो इनके पास भगवान की तिजोरी में रखने जैसा होगा। देखो रघु, मैं तो बस अपने गांव का सेवक हूं। अगर मैं ईमानदारी नहीं रखूंगा तो फिर गांव में और कौन रखेगा? प्रताप सेठ, देखिए कैसे ये गरीब लड़का भी मेरे बारे में इतना अच्छा सोचता है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। सही कहा आपने मुखिया जी। ऐसा आदमी अगर हर गांव में हो जाए तो लोग न बैंक जाएं न शहर, सब कुछ यहीं गांव में सुरक्षित रहेगा। हाँ सेठ जी, मैं तो खुद इनके पास अपने कुछ रुपए रख चुका हूँ। और देखिए, एक बार भी मुझे चिंता नहीं हुई कि कहीं मेरे पैसे खो जाएंगे। मुखिया जी तो अपने बच्चों से भी ज्यादा ईमानदार हैं। देखा प्रताप सेठ और रघु, तुम तो मेरे परिवार जैसे हो। जब भी तुम्हें जरूरत पड़े मुझसे बेहिचक कहना। तुम्हारे लिए मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। आपकी दया से ही तो सब कुछ चल रहा है मुखिया जी। आपके जैसा सज्जन इंसान अगर किसी गरीब का सहारा बन जाए तो उसके जीवन का अंधेरा मिट जाता है। देखिए सेठ जी, मैं तो यही कहूँगा, आपके रुपए अब सबसे सुरक्षित हाथों में हैं। हाँ रघु, अब तो मुझे भी पूर्ण विश्वास हो गया है। इतना बोल रघु वहां से चला जाता है। अरे क्या बात है मुखिया जी, आप तो अपनी बातों के बहुत पक्के हैं। तो ठीक है, मैं अपने सारे पैसे आपके पास रख सकता हूँ। प्रताप सेठ इतना बोल ही रहा था कि तभी वहां प्रताप सेठ का आदमी आ जाता है। मालिक, एक बड़ी खबर आई है। क्या हुआ रामदास, इतना घबराए क्यों हो? मालिक, अभी अभी बाहर के व्यापारियों का संदेश आया है। उन्होंने कहा है कि अब आपको बाहर के राज्य में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वे खुद अपने मान और सौदे के साथ हमारे गांव ही आने वाले हैं। अरे, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। अब मुझे इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। सुन रहे हैं मुखिया जी, अब तो मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अब इन पैसों को आपके पास रखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, वो तो बड़ी खुशी की बात है सेठ जी। लेकिन ये पैसे तो अब मेरे पास ही छोड़ दीजिए। क्या पता फिर किसी दिन कुछ जरूरत पड़ जाए। अरे नहीं नहीं मुखिया जी, पैसे तो अब मेरे पास ही रहेंगे। वैसे भी मैंने कहा था कि मैं जब लौटूंगा तब हिसाब कर लूंगा। आपने तो अपनी ईमानदारी का सबूत पहले ही दे दिया है। अब मुझे भरोसे की पर्ची की जरूरत नहीं। आप जैसे लोगों के होते हुए इस गांव को किसी डर की जरूरत नहीं। मुखिया अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान बनाए रखता है। वो भीतर से समझ जाता है कि ये खेल कुछ और ही है। तो फिर मुखिया जी, मैं चलता हूँ। आपने जैसा भरोसा दिया वैसा आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है। और हाँ, अगली बार जब सच में मुझे पैसे किसी के पास रखने हो तो मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। इतना बोलकर प्रताप सेठ और उसका आदमी वहां से चला जाता है। धत तेरी की, ये क्या हो गया? 7 लाख रुपए गए तो गए, अब ये रघु के 7,000 भी हाथ से निकल गए। कहाँ गया मेरा दिमाग? कैसे मैं उस चाल में फंस गया? मुखिया जी, लगता है सेठ जी और रघु ने मिलकर कोई चाल चली थी। चाल चली थी तो क्या, मेरे ही लालच ने मुझे फंसा दिया। अगर मैं उस दिन रघु को उसके 7,000 लौटा देता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब गांव में मेरी इज्जत का क्या होगा? लोग तो मुझे ठग कहेंगे। अगर मैं उस दिन रघु को उसके 7,000 लौटा देता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब गांव में मेरी इज्जत का क्या होगा? लोग तो कहेंगे, देखो वही मुखिया जो दूसरों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाता था वो खुद चोर निकला। मैंने तो सोचा था गांव का सबसे बड़ा आदमी बनूंगा, पर अब तो बच्चे भी मुझ पर थूकेंगे। मालिक, शायद आप सेठ जी के पास जाकर माफी मांग ले तो। चुप रहे, अब मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहा मैं। सेठ जी ने मुझे अपने पैसे सौंपने का भरोसा दिखाया था और मैंने क्या किया, उन्हीं के सामने अपनी लालच से हार गया। अब तो पूरा गांव मुझसे नफरत करेगा। मेरा नाम, मेरी पहचान
सब मिट जाएगी। मेरी हवेली तो रह जाएगी, पर इसमें सुकून नहीं रहेगा, बस शर्म और डर रहेगा। मालिक, ये दुनिया ईमानदारी की इज्जत करती है। रघु ने अपनी सच्चाई से सबका दिल जीत लिया और आपने सब खो दिया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने अपनी आंखों से उस रोशनी को खुद बुझा दिया जो मेरे भीतर कभी थी। रघु जैसे लोगों की सच्चाई को मैंने ठुकराया और अब देखो, भगवान ने उसी को जीत दिलाई। अब समझ आया, ईमानदारी का फल भले देर से मिलता है, पर जब मिलता है तो इंसान का सिर ऊंचा कर देता है। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत की कमाई वो मुखिया हड़प लेता। आपने तो मुझे फिर से जीने की उम्मीद दे दी। अरे रघु, मुझे धन्यवाद मत दे। मैंने तो बस वही किया जो इंसानियत कहती है। याद रखना बेटा, जो आदमी मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, ऊपर वाला उसका कभी बुरा नहीं होने देता। और जो हराम की कमाई खाता है, जो दूसरों का हक छीनता है, उसका तो अंत ऐसा ही होता है। पहले नाम जाता है, फिर इज्जत, और आखिर में चैन की नींद भी नहीं बचती। सच कहा आपने सेठ जी। आज मुझे समझ में आया कि मेहनत का रास्ता भले कठिन हो, पर अंत में वही सुकून देता है। पहले मैं भी सोचता था कि किस्मत साथ नहीं देती, पर अब मालूम पड़ा किस्मत तो उसी का साथ देती है जो सच्चाई और मेहनत से कभी हार नहीं मानता। वाह रघु, ये बात तुमसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। देखो, तुमने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, वरना कोई और होता तो उस दिन मुखिया से लड़ाई करता या गांव छोड़ देता। पर तुमने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा और आज उसी का फल तुम्हें मिला है। सेठ जी, उस दिन जब उन्होंने मुझे पीटा था तो लगा कि दुनिया में ईमानदार आदमी की कोई कीमत नहीं, पर आज महसूस हो रहा है कि ऊपर वाला हर बात सुनता है। वो देर करता है पर अंधेर नहीं करता। बिल्कुल रघु, ईमानदारी वो दीपक है जो आंधियों में भी नहीं बुझता। कभी कभी उसकी लौ छोटी हो जाती है, पर वो जलती जरूर रहती है। बस धैर्य रखना पड़ता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि आग में जो जलता है वो राख बन जाता है, और जो सच्चाई की लौ में जलता है वो उजाला फैला जाता है। रघु ने खोया बहुत था, पर पाया उससे कहीं ज्यादा सम्मान, सुकून और एक नई शुरुआत।